बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का ऑडिटिंग योरसेल्फ का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का नोट्स दे दिया है, हम लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे हो वो देखना चाहिए। अब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में कुछ बेसिक बात है, उस बेसिक बात को यदि हम जानते हैं तो पूरे एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें आना चाहिए एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के लिए। एक बार एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज। मेरा विश्वास करो, यदि तुमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, समझ लिया और जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला यदि तुम्हें लर्न हो चुका है तो तुम एंड ऑफ एक्सरसाइज अपने आप शुरू करो। 98% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो, फिर मेरा वीडियो देखना और बात को समझ लेना। तो हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे 9th क्लास में नाम दे दिया गया ओरिएंटिंग योरसेल्फ, लेकिन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बार बार मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी 9th में इसका नाम ओरिएंटिंग योरसेल्फ दे दिया, लेकिन 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हमने क्या सब पढ़ा था और क्या सब जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सब कुछ दोबारा से हम देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताया था कार्टेशियन प्लेन के विषय, और कार्टेशियन प्लेन में मैंने दिखाया था कि कार्टेशियन प्लेन ग्राफ में 4 पार्ट कर देते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करता है इसे हम कहते हैं, वो से डिनोट करते हैं, इसे ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव काउंटिंग लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट में बट गया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बात जानते हो, इससे पहले मैं बता चुका हूं। इसमें दोनों ही पॉजिटिव होगा। इसमें x का पहले देखते हैं, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट यदि कोई पॉइंट यदि है ग्राफ में और इस पॉइंट का नाम मैं A दे दूं और इसका कोऑर्डिनेट लिख दूं -5 4, तो यहाँ पर कई क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। जैसे पॉइंट A का x का वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट जो है ऑर्डर पेयर का ये x होता है और ये सेकेंड y होता है। तो x है -5, y है 4, A का कोऑर्डिनेट क्या है -5 4। A इस क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस और प्लस है। माइनस और प्लस, x का माइनस इधर जाएंगे, y का प्लस इधर जाएंगे, दोनों का रिजल्टेंट सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। इस तरह से इतने क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है। पॉइंट A का x का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है,
पॉइंट ए किस क्वाड्रेंट में है, पॉइंट ए किस क्वाड्रेंट में है, इतना क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट दिया। सेकेंड पॉइंट, इस फर्स्ट पॉइंट का स्टडी से हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बात करता हूँ मैं फिर से। अब देखो जो मेन सेकेंड पॉइंट है वो है डिस्टेंस। ए भी कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हम देखते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यदि कोई पॉइंट यहाँ है और ये ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कोई पॉइंट हमने यहाँ पर लिया जो x के 4 के सामने है और इसके 3 के सामने, 4 और 3। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने B रखा। सेकेंड क्वेश्चन एराइज होगा पॉइंट बी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। पॉइंट बी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। एक्स एक्सिस से ये देख 3 के सामने है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस है कितना। तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 3 यूनिट। सेम क्वेश्चन फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो ये रहा, वाई एक्सिस से पॉइंट बी 4 यूनिट पर है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 4 यूनिट के डिस्टेंस पर। अब यदि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है या वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है, ये तो हमने पता। इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। तब फिर देखो ओ बी यदि पूछे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस निकलेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से और वो हो जाएगा रूट अंडर, ये कितना था 3 और ये है 4। तो तुम जानते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से 9 + 16 √25 और 5 यूनिट। तो जब ऑरिजिन से पूछा तो ये डायगोनल्स बन गया, हमने डायगोनल निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। उम्मीद करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होगा। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पीसीटी। पाइथागोरस थ्योरम होता है p² + b² = h²। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो हमने सेकेंड पॉइंट में ये बताया कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। एक्स एक्सिस से जब निकालेंगे तो ये वाई के बराबर होगा, वाई एक्सिस से निकालेंगे तो एक्स के बराबर होगा। ये सेकेंड पॉइंट है। और यदि ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ दिया तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा और इस तरह से हमने देखा कि हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद नोट करते रहो। इसके बाद जाकर के तीसरी बात में हम बात करेंगे मिरर इमेज का।
मिरर इमेज, इसी पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा? यदि मैं इसी को नाउ अब ये पॉइंट हमारा था P, जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और 3। मिरर इमेज, मिरर इमेज के लिए कंडीशन होगा कि मिरर कहाँ लगा हुआ है, मिरर एक्स एक्सिस पर है या मिरर वाई एक्सिस पर है। यदि मान लो यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। इसका इमेज यहाँ बनेगा बी डैश। अब बी डैश का कोऑर्डिनेट देखो क्या होता है, x तो b के लिए x की वैल्यू तो वही 4 रह गया और y का वैल्यू +3 की जगह -3 हो जाएगा। b डैश x की वैल्यू 4 रह गया और y की वैल्यू ये -3 हो गया। तो यहां पर हमने क्या देखा, x एक्सिस पर ऑन मिरर इमेज ऑन x एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, मिरर इमेज ऑन x एक्सिस। तो x रिमेन सेम, x रिमेन सेम, साइन ऑफ y चेंज याद रखा जाए अच्छे से। देखो यहां पर ध्यान से, x जो है x 4 था, अभी भी x 4 है, y 3 था, y -3 हो गया, x रिमेन सेम, साइन ऑफ y चेंज। अब यदि मिरर y एक्सिस पर होता यहां पर, इसका इमेज यहां बनता, इसका इमेज यहां बनता, मान लो इसका नाम C रख लेते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x का -3 और y का x का और तक जाएगा ये, इसका इमेज यहां बनेगा, ये 4 तक है, इधर 4 तक, तो x का -4 और y 3 है। तो y एक्सिस पर y सेम रहा और x का साइन चेंज हो गया। तो मिरर इमेज ऑन y एक्सिस, मिरर इमेज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर y रिमेन सेम, y एक्सिस पर इसका y का वैल्यू 3 है, इसके y का वैल्यू 3 है, y रिमेन सेम, साइन ऑफ x चेंज। और ये लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, ना लर्न हो हम इमेज बना के देख लेंगे। x एक्सिस पर मिरर होगा, इसका इमेज यहां आया, x तो सेम रह गया, y का साइन चेंज हो गया। और यदि मिरर y एक्सिस पर है तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, मिरर इमेज, और तब हमने क्या देखा कि y का वैल्यू तो सेम रह गया, x का साइन चेंज कर गया। तो बहुत अच्छी तरह से ये तीसरा फॉर्मूला याद होने से, मिरर इमेज का, मिरर यदि x एक्सिस पर हो, मिरर यदि x एक्सिस पर हो तो x रिमेन सेम, x एक्सिस से x रिमेन सेम, साइन ऑफ y चेंज। मिरर यदि y एक्सिस पर हो तो y रिमेन सेम, साइन ऑफ x चेंज। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। एंड ऑफ चैप्टर में क्वेश्चन इस टाइप का है कि कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछता है उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज आसानी से हो जाएगा, x एक्सिस पर मिरर होगा तो x वही रह जाएगा, y का साइन सिर्फ चेंज होगा, और y एक्सिस पर होगा तो y का वैल्यू सेम रहेगा
लेकिन x का साइन चेंज कर जाएगा। ये मिरर इमेज पॉइंट था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, यहां पर है पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन। ये देखो मैं एक क्वेश्चन जैसा दे रहा हूं, पॉइंट कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3, पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है 4,5। इसको यदि हम ड्रॉ करें, देखो इसका 4 सेम है, x का वैल्यू सेम है, y का साइन चेंज है। इसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो मैं तो यहां पर मिटा के काम चला लूंगा, इसी फिगर में देखते हैं। ये नोट कर लिए होंगे। अब फोर्थ पॉइंट के लिए ए कहां होगा, 4,3 पर, तो x का 4 और y का 3, ये पॉइंट रहा हमारा ए। बी कहां होगा, x का 4 और y का 5, y का 5, ये रहा। अब इस दोनों को यदि मिलाएं तो ये पॉइंट y एक्सिस के पैरेलल गया। ए का कोऑर्डिनेट है 4,3, बी का है 4,5। यदि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यदि x कोऑर्डिनेट सेम हो तो लाइन y के पैरेलल होता है। नोट करो, नोट क्या होगा, इफ x कोऑर्डिनेट सेम then line parallel to y-axis, y-axis अब सेम हो जाएगा। if y coordinate is same, y coordinate is, क्यों r लिखो, मैथ्स की टीचर का ग्रामर थोड़ा वीक होता है। If y coordinate are same, then line parallel to x axis। देखते हैं इसको ड्रॉ करके। फिर से एक पॉइंट ले लो C, जिसका कोऑर्डिनेट हो -3,6। एक ले लो पॉइंट D, जिसका कोऑर्डिनेट हो 3,6। इसमें y कोऑर्डिनेट सेम है। ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। ड्रॉ करो, -3,6, x का -3, y का 6, तो ये पॉइंट यहां हो गया। पॉइंट C क्या है, -6। D को ड्रॉ करो, x का 3, y का 6, यहां आ जाएगा D। अब इस दोनों पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या देखा, x सेम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y सेम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, जिसके विषय में अच्छे से पता होना चाहिए एंड ऑफ चैप्टर में। जैसे मान लो मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो कहता है कि प्रिडिक्ट करो। प्रिडिक्ट करना मतलब अंदाज लगाना, पहले बताओ फिर सॉल्व करना। तो प्रिडिक्ट करना था कौन किसके पैरेलल जाएगा। तो देखो, यदि a का कोऑर्डिनेट -0 -2 है, m का 5 -2 है, तो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो am x के पैरेलल होगा। m और p में x सेम है, तो ये y के पैरेलल होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
या प्रिडिक्ट करने के लिए, तो प्रिडिक्ट तो वही कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा पहले से ये नॉलेज हो। प्रिडिक्ट करना मतलब कि तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं है, बता देना है, पहले बताना है, बाद में जाके ग्राफ से प्रूव करो। उसके लिए याद होना चाहिए x कोऑर्डिनेट सेम, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट सेम, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये थर्ड फॉर्मूला था हमारा मिरर इमेज के लिए। तो पहला था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट को कैसे पहचाना जाए। दूसरा मैंने दिया कि कोई लाइन पैरेलल, दूसरा में दिया था मिरर इमेज का, तीसरे में दिया पैरेलल लाइन, चौथे में पैरेलल लाइन का, एंड सो ऑन देते जा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस एक ग्राफ बनाता हूं पार्ट के लिए। हमारे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, दोनों जहां मीट करता है इसे ओरिजिन ओ कहते हैं। इधर की तरफ पॉइंटिंग 1 यूनिट ऐसे लेते हैं पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5 6 7, इधर लेते हैं नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर लेते हैं पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 6 7, और ये लेते हैं नेगेटिव का। ये यदि आता है बोर्डिंग लगना शुरू हो जाए कि सर बार बार यही बता रहे हैं, थोड़ा सा अपना बढ़ा दो और देखो कि हम मेन बात बताना क्या चाहते हैं। अब यदि कोई पॉइंट हमारा यहां है, यहां पर है, जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 4 हो, पहले 5 लिखते हैं, x फिर y, इस दोनों को 9th क्लास में यूज नहीं हुआ, ये दोनों को ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट जो है वो x है, सेकेंड जो है ये y है। हमेशा ही x और y होगा, y और x कभी नहीं होगा, और ये ऑर्डर पेयर है। और इस पॉइंट का नाम कुछ भी, फिर से a लिख देता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं b, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लो -4 और 1। तुमसे पूछा जा रहा है कि a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है, a और b के बीच का डिस्टेंस, a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब डिस्टेंस के लिए तो हम लोग जानते हैं स्केल से नाप लेंगे, लेकिन यहाँ स्केल से नहीं नापना है, स्केल तुम्हारे पास है नहीं, स्केल टूटा हुआ है, स्केल खराब है। तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान रहे, डिस्टेंस फॉर्मूला दे रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला ये 10th क्लास से उठ के 9th क्लास में आया है। डिस्टेंस फॉर्मूला 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, ये सभी यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकालना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर, मैं इतने दिन से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन अब देना शुरू किया दोनों को। मैंने देखा है बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करता, पीछे से पेज पलट के फॉर्मूला देख लेता है और सॉल्व कर देता है। ये सबसे गंदी आदत है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या लगता है, इसको 4-5 बार 7 बार बोलो, मेरी तरह बोलना शुरू कर दोगे। डिस्टेंस AB रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
दो चार बार बोल के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जस्ट लर्न हो गया। अब हमें ये सोचना होगा कि x2 है क्या और y2 है। तुम्हारी मर्जी है, a और b का ये x1 y1 है a का, और b का ये x और y है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको यदि x1 y1 लेते हो तो इसको x2 y2 लो। यदि तुमने इसको x1 y1 लिया है तो इसको x2 y2 लो। तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम्हारी मर्जी। तुम इसको x1 y1 लेते हो या इसको x2 y2 लेते हो, इसको x1 y1 लेते हो या x2 y2 लेते हो, तुम्हारा आंसर सेम होगा। थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि किसको लेना चाहिए। जैसे 5 माइनस 4 अच्छा लगता है, 4 माइनस 1, तो इसको x2 y2 लेना और इसको x1 y1 लेना और इस पर पुट कर देना। अंडर रूट है, स्क्वायर रूट हमने 8th क्लास में अच्छे से सीखा था। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फैक्टराइजेशन 8th क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये है और इस पर एंड ऑफ चैप्टर में क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद इसको मिटा दो, और अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद होता है दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो 9th क्लास में इस बार तुम्हारे इस गणित मंजरी में यूज नहीं किया है, लेकिन इसके सेक्शन फॉर्मूला के बिना मिड पॉइंट फॉर्मूला करना बेईमानी है। अब देख सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, हम भूल जाएंगे, लेकिन एक बार समझना होगा। सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब होता है पार्ट वाइज बांटना। तुम्हारे क्लास में 9th क्लास में कई सेक्शन है। सेक्शन मतलब कि बच्चे को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। इसी तरह से कोई भी हमारे पास लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पर 2 पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम ए रख दो, इस पॉइंट का नाम बी रख दो। यदि कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई। ये पॉइंट है तो इसका भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। इसके बीच में यदि कोई घुस आए कोई एक पॉइंट सी, तो सी का भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई। मैं बताना इसको बताऊंगा, अलग अलग करूंगा। अब सी ने क्या किया? सी ने ए बी को 2 सेक्शन में बांट दिया। 2 सेक्शन में बांट दिया, ये ए से सी और बी से सी। 2 सेक्शन में 2 पार्ट में बांट दिया। और बांटना जब भी होता है तो रेशो में होता है। और ये बांटा, ए सी को मान लेते हैं कि m है और बी सी को n है। ये रेशो है। अब ये सभी एक ही जैसा लगता है देखने में। इसका नाम लिख दे x1 y1, इसका नाम x2 y2, इसका नाम x3 y3। क्यों करें, xy ही रहने देते हैं, अलग अलग तो हो गए। तो ये x निकालने का फॉर्मूला होता है। x निकालने का फॉर्मूला होता है। ये देखो मेरा तरीका है, यहां लिख लो m1 और इसका नाम m2 कर देता हूं। m1 m2 थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ रहा हूं, m2 फिर नीचे लिखो m1 m2। बच्चे से पूछा जाए हो गया ना x का फॉर्मूला? हाँ सर हो गया। अरे कैसे हो गया? m1 m2 से m1 m2 कट गया, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। बच्चे को सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। m1 प्लस m2 और नीचे भी m1 प्लस m2, x का वैल्यू, ये फॉर्मूला हो ही नहीं सकता क्योंकि m1 m2 से m1 m2 कट गया। तो फिर ये फॉर्मूला तो गलत है। तो सही क्या है? सही ये है m1 को x2 दे दो, m2 को x1 दे दो। अब ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। y के लिए तब क्या हो जाएगा? सेम m1 y2 m2 y1
अपॉन M1 प्लस M2। ये है सेक्शन फॉर्मूला जिस पर तुम्हारे 9th में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने में मदद करता है। देखो कैसे। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट, यदि हमारा कोई एक लाइन है ए और बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1, पॉइंट बी का x2 y2, और इसके मीड में एक पॉइंट लेता हूं C। मीड में जो दोनों को इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि 1:1 में बांटता है, 1:1 को इक्वल कहते हैं। तो M1 हमारा क्या हो गया 1 और M2 वही हो गया 1, M1 1 और M2 1, और ये x और y था। तो x निकालो, इस फॉर्मूले पर पुट करो। M1 की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 इंटू x2, x2 हो गया। यहां पर 1 लिखेंगे तो x1 हो जाएगा, और नीचे M1 और M2 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया। x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। लेकिन ज्यादा अच्छा सुनने में क्या लगता है, सुनने में लगता है x1 को इधर ले लो, x2 को उधर, प्लस में 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 एक ही बात है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं x1 और यहाँ कर देते हैं x2। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और जो भी मैं पॉइंट देते जा रहा हूं, 5 पॉइंट दिया, ये पांचों पॉइंट समझो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी हुआ करता है। मैं तो बच्चों को कहा करता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो वर्क है, अच्छे समझ में आता है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होता है और इसके मार्क्स ऑप्टेन हो जाते हैं। लेकिन 9th में कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप का दिया हुआ है, जो भी लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। करेंगे एंड ऑफ चैप्टर, जस्ट इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद एंड ऑफ चैप्टर करेंगे। इतना तो है कॉन्सेप्ट में, 2 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा सीख लो। आगे भी मैथ सीधी लेना है, इंजीनियर बनना है, तो 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। याद करना हो करो, ना करना हो मत करो। जैसे देखो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मतलब सर? तो देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल में ज्यादा ऊंचा हो गया, शायद ये वीडियो में कट रहा होगा, थोड़ा सा नीचे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म। ट्राइंगल कैसा होता है? ट्राइंगल ऐसा है, इसमें देखो 3 पॉइंट है क्या, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ए बी सी, 3 पॉइंट है। पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा। ए का कोऑर्डिनेट लेट कर लो x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाता है हाफ मोड। ऐसे साइन को मोड पढ़ते हैं। मोड क्या करता है? माइनस को प्लस कर देता है। कुछ चीज ऐसा होता है जो कभी माइनस में हो नहीं सकता, जैसे मेरा एज माइनस में नहीं हो सकता, तुम्हारा एज माइनस में नहीं हो सकता, एरिया माइनस में नहीं हो सकता, लेंथ माइनस में नहीं हो सकता। तो मोड माइनस को हटा देता है। पहले देखो तो मोड, अब इसका ले लो x1, ए का क्या लिया x1, एंटी क्लॉकवाइज घूम के देखो, बी का ले लो y2, सी का ले लो -y3, x1
और इसका y2 माइनस y3। अब क्या लिखने वाला हूं देखो, प्लस x2, इसका लिया x2, इसका ले लेंगे y3 माइनस y1, इसका ले लो x3, तो इधर हो जाएगा y1 माइनस y2 और 1। इसे, इस साइन को मोड कहते हैं, मोड। इसमें कोई नेगेटिव आ जाएगा, पूरे का सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको मोड में रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से निकलता है। एक क्वेश्चन होता है, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए हम निकालते हैं कि डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC इक्वल यदि होता है तो लाइन कोलिनियर होता है। लेकिन इसमें हमने 3 निकाला, कुछ लंबा जाता है। यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो तीनों पॉइंट का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। यदि 0 आ गया तो कोलिनियर है। जैसे ये पॉइंट ये यहाँ है, यदि ये आते आते नीचे यहाँ आ जाए, इसका मतलब ये कोलिनियर हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारे 9th में है नहीं। फॉर्मूला लर्न करना हो करो, ना करना हो मत करो, तुम्हारी मर्जी। अब एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा बना, सेंट्रॉइड सुना है कभी? सेंट्रॉइड मुझे तो लगता है अभी तक नहीं सुने होंगे, क्योंकि 9th क्लास तक ये चीज है नहीं। सेंट्रॉइड होता क्या है ट्राइंगल में? देखो, तुमने सुना होगा कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है। सेंट्रॉइड होता है कहाँ होता है? यदि हम ए के अपोजिट BC के मिड पॉइंट को जोड़ दें और AC के मिड पॉइंट को B से जोड़ दें और AB के मिड पॉइंट को C से जोड़ दें, इसका नाम EFG रख देता हूं। क्या वह सभी मिड पॉइंट को जोड़ेंगे? ये मिड पॉइंट जहां पर मीट करता है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। यदि सेंट्रॉइड समझ गए हो तो किसी और से भी पूछ के देखो, भाई तुम जानते हो ट्राइंगल में सेंट्रॉइड कहाँ होता है, उसको भी नॉलेज हो जाएगा। अब ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? तो पॉइंट ए है, जिसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, B है तो x2 y2 ले लेता हूं, C है x3 y3 ले लिया। अब ये जो सेंट्रॉइड है, मान लो सेंट्रॉइड को C से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकलता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट यदि ये xy हो तो x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन d, और y निकालने का x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x1 का वैल्यू पता होगा, x2 का वैल्यू पता होगा, x3 का वैल्यू पता होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। ये इतना इजी क्वेश्चन था सेंट्रॉइड निकालना, इतना इजी है, इसका इतना इजी फॉर्मूला है, तो फिर 9th क्लास में एक आध क्वेश्चन इसका भी दे देना चाहिए। तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता तो लगता, लेकिन नॉलेज तो हो जाता। तो सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला है। मैंने 2-3 चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। एक नज़र देखने में कुछ नहीं जाता, याद रखना है रखो, नहीं रखना हो रखो, लेकिन बाकी बात एंड ऑफ चैप्टर के लिए ज़रूरी है। हम नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर डालेंगे, आज या कल ही। इसको देखो। थैंक यू।